सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आप सबका एक बार मीमांसा संस्कृत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो हिंदी व्याकरण के संज्ञा प्रकरण को लेकर बना रहा हूँ। आप सभी से एक प्रार्थना करूँगा, मैं नहीं कहना चाहता आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वो आपका अपना काम है। मेरे कहने से केवल एक काम जरूर कर दीजिए कि इस वीडियो को पूरा सुनिए। क्यों? क्योंकि आजकल YouTube पे वीडियो इतने भरमार है कि सभी ने अपने अपने वीडियो बना के वो चला दिए इस पर। तो उस प्रसंग में फिर आप अच्छे वीडियो को भी दरकिनार कर जाते हो या उससे बाईपास निकल जाते हो। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक बार इस वीडियो को सुन के देखिएगा। मेरी जितनी उम्र है उसमें से आधी तो इन भाषाओं को, हिंदी संस्कृत भाषाओं को पढ़ने में गई है और उसके आधी पढ़ाने में गई है। तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। चाहे ये 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी सुन रहे हो या वो जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी पढ़ते हैं, दोनों के लिए बिल्कुल रामबाण है। एक ही आपसे प्रार्थना है कि वीडियो कृपया पूरा सुनिए। अब मैं बीच में रुकने वाला नहीं हूँ, आपको शुरू से बिल्कुल अंत तक, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, पेशेंस के साथ देखो। बहुत सारी बीच बीच में बातें ऐसी आएंगी जो शायद ही आपने कभी सुनी सुनाई कहीं को आई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा। और एक और बताता हूँ, इस वीडियो को वो लोग जरूर देखें जो कहीं पर कोचिंग का काम करते हैं, और क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं बताते और आजकल वो ज़माना चला गया कि हल्की हल्की चीज़ें ऐसी गहराई से क्वेश्चन उठाते हैं कि आँख खुलती है क्वेश्चन पढ़ के भी, और वो क्वेश्चनों से कहीं दूर रहते हैं। तो इस पूरी श्रृंखला को मैं तैयार करूँगा, पूरी हिंदी व्याकरण को तैयार करूँगा। चलिए आज संज्ञा करते हैं। संज्ञा, इसमें सम उपसर्ग है और ज्ञा शब्द है। यह है सम जमा ज्ञा। अगर कोई इसका बिल्कुल शुद्ध रूप पूछ ले तो इसका शुद्ध रूप ये होता है, या च छ ज ज या संज्ञा। ये शुद्ध रूप है इसका, संज्ञा। सम जमा ज्ञा इसका संधिच्छेद होगा। ये जो ज्ञा बनता है प्रसंगवश चला जाता है, इसमें ज आधा होता है, य होता है। वास्तव में ज्ञ नहीं होता, ज्य होता है, ज्य। तो संज्ञा शुद्ध है, संज्ञा जो आप बोलते हो वो कहीं न कहीं अशुद्ध है। तो चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो केवल और केवल नाम, रट लीजिए बस, नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं पढ़नी है इसकी। केवल और केवल नाम। इस वर्ल्ड में जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का है, किसी वस्तु का है, किसी स्थान का है, किसी भाव का है, गुण दोष के भाव का, किसी का भी नाम है, एनी नेम, कोई भी नाम हो वो संज्ञा कहलाएगा। परिभाषा मेरे ख्याल से तैयार होगी। अगर आप जैसे 6ठी से 12वीं तक के छात्र हैं और उसको आपको लंबा करके परिभाषा को लिखना, तो लिख दो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या लिखोगे? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को, बस वो किसी का भी नाम हो सकता है, नाम होना चाहिए। नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। फिर इसके भेद, इसके प्रकार पूछ लिए जाते हैं। इसके 3 भेद हैं। कोई 5 बता देता है वो बिल्कुल गलत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके 3 भेद पूछे जाएंगे। वो 5 किस तरीके से, मैं उसको बाद में बताता हूँ। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3
भाववाचक संज्ञा। आप एक बार इस वीडियो को बड़े इत्मीनान के साथ सुनिएगा, उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठिएगा और पूरे नोट्स तैयार कीजिएगा। यह बातें बहुत सारी आपको किसी गाइड बुक में नहीं मिलेंगी, तो उसको आप नोट कर सकते हो, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जो कक्षाओं के छात्र हैं 6ठी से 12वीं तक के, उनको कोई ज़्यादा जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए इसमें शब्द क्या है, व्यक्ति। अब कई छात्रों के या उम्मीदवारों के जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करें, उनके दिमाग में व्यक्ति शब्द पढ़ने से ही आता कि व्यक्ति कहते हैं पुरुष को। अगर व्यक्ति पुरुष को कहते तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल और केवल पुरुषों के नाम आते, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें नदियों के नाम भी है, पहाड़ों के नाम भी है, पशुओं के नाम भी है, मनुष्यों के नाम भी है, शहर का नाम भी है। जितने ये नाम है सारे, वो तो व्यक्ति नहीं है, वो तो पुरुष नहीं है। अब शहर का नाम बताऊंगा मैं कैसे आता है। तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति का मतलब पुरुष नहीं है। व्यक्ति का मतलब होता है जो अपनी सिंगल अभिव्यक्ति देता है, अपने बारे में बताता है। जैसे सोहन, सोहन कहने से तो किसी की एक की अभिव्यक्ति होती है, एक पुरुष विशेष की अभिव्यक्ति होती है। दिल्ली कहने से किसी एक शहर विशेष की अभिव्यक्ति होती है। तो इसलिए अभिव्यक्ति और व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। व्यक्ति के आगे अभिउपसर्ग ही तो लगाया हमने, अभिव्यक्ति अर्थ किसी चीज को बताना, अभिव्यक्त करना। तो व्यक्ति का मतलब होता है जो अपने आप को, जैसे सोहन कहते ही किसकी व्यक्ति होती है, किसकी अभिव्यक्ति होती है, पुरुष विशेष की। दिल्ली कहते ही किसकी व्यक्ति या अभिव्यक्ति होती है, एक शहर विशेष की। गंगा कहते ही किसकी व्यक्ति या अभिव्यक्ति होती है, एक नदी विशेष की। तो जो भी अपनी अपनी एक सिंगल यूनिट के रूप में, एकल इकाई के रूप में अभिव्यक्ति देते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसकी परिभाषा के रूप में पढ़े तो किसी मनुष्य, पशु, स्थान, आदि का नाम। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, किसी स्थान आदि का नाम। नाम क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मोहन, अब मोहन एक एकल इकाई का नाम है, बहुत सारा बोला मोहन नहीं है, एक पुरुष विशेष की अभिव्यक्ति देता मोहन। पशु, जैसे किसी आपने पशु का आपने नाम रखा है शक्तिमान, घोड़ा, घोड़े का नाम रख दिया आपने शक्तिमान। एक घोड़ा, उत्तराखंड की घटना है शायद, वो किसी नेता ने उसको लाठी डंडों से पीटा था, मर गया था, उसका नाम शक्तिमान था। तो घोड़े का नाम शक्तिमान, ठीक है ना। स्थान का नाम जैसे दिल्ली, स्थान का नाम है। फिर जैसे किसी नदी का नाम गंगा, किसी पर्वत का नाम हिमालय, सारे नाम है। तो जब भी नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसकी एक पहचान नोट कर लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बनता। ये पहचान है, ये बाद में भी मैं खूब डिस्कस करूंगा आपके साथ, यहां भी नोट कर लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपने सुना कभी मोहनों, सुना कभी शक्तिमानों, सुना कभी दिल्लियों, गंगाओं, हिमालयों, सुना कभी सोनीपतों, पानीपतों, सुना कभी आपने ऐसा? इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता। तो एक मोटी सी पहचान ये भी है। दूसरी पहचान ये है, ये एक केवल एक सिंगल यूनिट, एकल इकाई को ही बताती है, एक चीज। अब गंगा कहने से गंगा 50-100 थोड़ी है, एक ही तो चीज है। हिमालय कहने से वो 10-20 थोड़ी है, एक ही तो है। दिल्ली कहने से वो ज्यादा नहीं है। शक्तिमान कहने से, शक्तिमान घोड़े कितने हैं, एक ही तो था वो। मोहन कहने से मोहन एक ही तो है। तो ये सब एकल इकाई का बोध कराते हैं, तो इनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, बनेगा तो कहाँ जाएगा मैं आपको बताऊं। जातिवाचक संज्ञा, ये समूह को, समूह या जाति का नाम, ये पूरा समूह। जातिवाचक संज्ञा कभी भी एक का बोध नहीं कराएगी, पूरे समूह का बोध कराएगी। कैसे? जैसे मोहन कहोगे तो व्यक्तिवाचक और पुरुष कहोगे तो जातिवाचक।
शक्तिमान कहोगे तो व्यक्तिवाचक, घोड़ा कहोगे तो जातिवाचक, दिल्ली कहोगे तो व्यक्तिवाचक, शहर या नगर कहोगे तो आपका शहर नगर जातिवाचक, उसका नाम लोगे तो व्यक्तिवाचक। एक प्रसंग बस छोटी सी बात आगे बता दो, इत्मीनान के साथ वीडियो सुनना है, ना आपको कोई जल्दी है ना मुझे कोई जल्दी है। देखो जैसे हर है, इसका उच्चारण क्या करते हो आप? हर, हर हर महादेव। इसके आगे मैंने श लगा दिया तो क्या बन गया? अब आप इसको बोलते हो शहर। शहर कैसे बन गया? जो हर था वो हैर कैसे बन गया? शहर होता है। जैसे हर, ये कैसे बन गया? नहर होता है। नहर कैसे बन गया? और पूरा देश नहर बोलता है, गलत है ये हर है तो नहर, नहर। ठीक है जी। चलिए अब आप जातिवाचक संज्ञा पे, अगर आप गंगा कहोगे तो व्यक्तिवाचक, अगर आप नदी कहोगे तो जातिवाचक, आप हिमालय कहोगे तो व्यक्तिवाचक, पर्वत कहोगे तो जातिवाचक। तो ये शब्द ऐसे हैं जो पूरी जाति का बोध कराते हैं। फिर जैसे पंखा, कुर्सी, ये सारे के सारे कैसे शब्द होते हैं? ये भी जातिवाचक होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद भाववाचक, ये संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के भाव को बताते हैं। मुझे ब्लैक बोर्ड साफ करना पड़ेगा, आप आराम से उतार लीजिए। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के भाव को, ये भाव को बताएंगे जी। भाववाचक संज्ञा हमेशा ध्यान रखिएगा, किसके बारे में बात करेंगे? भाव के बारे में, चाहे वो संज्ञा का भाव, सर्वनाम का भाव, विशेषण का भाव हो या क्रिया का भाव हो, ये भाव की बात करेंगे। और भाववाचक संज्ञा के विषय में भी एक बात नोट कर लीजिए, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, ये बहुवचन में कभी नहीं मिलेगी आपको, ये एक वचन में होती है। तो भाववाचक संज्ञा के नीचे लिखिए, यह संज्ञा भी हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह एक वचन में ही होती है। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का तो बहुवचन बन ही नहीं सकता, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाता है, पर यदि वो बहुवचन बन गया तो पक्का जातिवाचक में चला जाएगा। अगर वो एक वचन में है तो भाववाचक, यानी कि भाववाचक संज्ञा की पहचान है। पहले मैं जातिवाचक को बता दूं, अगर कोई भी शब्द बहुवचन में है, कोई भी शब्द बहुवचन में, आप आंख बंद करके कह दीजिए पक्का जातिवाचक है। बहुवचनांत शब्द कभी भी व्यक्तिवाचक या भाववाचक नहीं हो सकता। अगर कोई पूछ ले बुराइयां, बहुवचन, आप ज्यादा मत सोचो, बस बहुवचन, अगर बहुवचन आते ही जातिवाचक हो, तो कोई भी शब्द बहुवचनांत हमेशा जातिवाचक होता है। ठीक ना, इनका बहुवचन बनता नहीं, इसका बन जाता है। अगर बनेगा तो जातिवाचक में चला जाएगा, अगर एक वचन में है तो फिर वो भाववाचक रहेगा। इसके उदाहरण में अभी लेता हूं, हम बोर्ड साफ करना पड़ेगा एक बार। अब देखिए भाववाचक, जैसे संज्ञा का भाव कैसे? संज्ञा, जैसे कहीं पर बच्चा है तो बच्चा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, क्योंकि बच्चा किसी का नाम एकल यूनिट तो है नहीं, बच्चा तो लाखों करोड़ों हैं, तो जातिवाचक संज्ञा, तो इससे बन गया बचपन। शिशु है, शिशु, शिशु भी आपका जातिवाचक है, तो इससे बन गया शैशव। पुरुष है, पुरुष, पुरुष से बन गया पुरुषत्व। ठीक ना। वृद्ध की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वृद्ध की, वृद्ध, वार्धक्य, वार्धक्य। ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बने। इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा भी संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल, संज्ञा देखो ये सारी जातिवाचक है और ये किस में कन्वर्ट हो रही है? भाववाचक। ठीक। फिर एक नियम आपका निकल के आता है, ठीक ना, क्या? कि जातिवाचक जो संज्ञा होती है, जातिवाचक, उसी के अंदर वही भाववाचक में कन्वर्ट हो सकती है। जातिवाचक संज्ञा ही भाववाचक में कन्वर्ट हो सकती है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्न भाववाचक संज्ञा किससे बनी है?
और हमारे दिमाग में आ जाता है कि संज्ञा संज्ञा से तो बनने से रही, पर ऐसा नहीं है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भी बन जाती है, मैंने बना के दिखा। ठीक है। दूसरा सर्वनाम, जैसे अपना, अपना एक सर्वनाम है, तो उससे क्या बन गया? अपनापन। दूसरा जैसे सर्व है, सर्वस्व। ऐसे बन जाता है। फिर विशेषण से, विशेषण से कैसे बनते हैं? जैसे बुरा है, बुरा, बुरा विशेषण है तो बन गई बुराई। अच्छा है, बन गई अच्छाई। सुंदर है तो बन गया सौंदर्य। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कई बार ये सौंदर्यता कर देते हैं, सौंदर्यता ये गलत है। या तो आप सुंदरता कीजिए या आप सौंदर्य कीजिए। आपने सौंदर्य में भी प्रत्यय लगा दिया ये और फिर ता भी लगा देते हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा है तो सौंदर्य या सुंदरता, सौंदर्यता नहीं करना आपने। ठीक है जी। तो ये सारी क्या पढ़ी हमने? भाववाचक संज्ञा पढ़ी। अब संज्ञाओं के विषय में कुछ विशेष बातें हैं। आंग्ल भाषा के प्रभाव के कारण, अंग्रेजी के कारण संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं, एक द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। द्रव्यवाचक मेटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन ये इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो द्रव्य कौन कौन से होते हैं? द्रव्य वो होते हैं जो परमात्मा ने बनाए हैं, जैसे अनाज, गेहूं, चावल, तेल, ये सारे भौतिक पदार्थ हैं। इसमें जो विशेष है वो बता रहा हूं मैं, जैसे खून, दूध, पानी। ठीक है। ये ध्यान रखिए हमेशा, ये जो द्रव्यवाचक है, ये द्रव्यवाचक ये जातिवाचक के अंदर चले जाते हैं। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। इन बात को एक बार दूध के बारे में आया था कि दूध कौन सी संज्ञा है, तो वो थी आपकी जातिवाचक। तो ये सारी चीजें जातिवाचक में चले जाती। एक समूहवाचक शब्द होते हैं, जैसे पुलिस, कक्षा या सभा, परिवार। इनको समूहवाचक कह लें, समुदायवाचक कह लें। ठीक है ना। ये कलेक्टिव नाउन होता है, एक पूरी संख्या का एक शब्द में बोध कराता है, ज्यादा संख्या का। तो ये भी कहीं न कहीं जातिवाचक में चली जाती है, जातिवाचक। ठीक है। तो ये दोनों संज्ञाओं का हिंदी भाषा के अंदर अपना कोई अस्तित्व नहीं है, दोनों जातिवाचक के अंदर चली जाती है। चलिए अब आगे, अब संज्ञाओं की कुछ विशेषताएं होती है, आप वो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं बोल के बता रहा हूं, लिखो। बहुवचनांत शब्द हमेशा जातिवाचक होता है। बहुवचनांत शब्द यानी कि जिस शब्द में बहुवचन है, बहुवचन आते, जैसे कोई पूछ रहा बच्चों ने खाना खाया, तो बच्चों पूछ रहे तो बहुवचन, वैसे भी बच्चों जातिवाचक, पर बहुवचन आ गया तो पक्का जातिवाचक की मोहर लग जाती है। बुराइयां छोड़ देनी चाहिए, बुराइयां बहुवचन आ गया तो अपना और सीधा जातिवाचक चला जाता है। आगे लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में जाती नहीं है, कभी नहीं जा सकती, तो वो हमेशा एक वचन में रहती है। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ रहे थे, दो मैंने संज्ञाएं बताई, वो जातिवाचक के अंदर चले जाते हैं। अब भाववाचक संज्ञा की पहचान, भाववाचक संज्ञा की पहचान, यह आपका काम और बहुत आसान होने जा रहा है। ये प्रत्यय जहां पर आ जाए, ती, ता, तुव, अन, पन, आई, आवट, आहट और आस, ये प्रत्यय जहां भी आपको मिले तो समझ लेना भाववाचक संज्ञा है। एक ही करके बता देता हूं,
ती प्रत्यय जैसे शक्ति, संस्कृति, गति, ऐसे करके ती वाले जहां भी आ जाए। संस्कृत भाषा में एक कतिन प्रत्यय होता है, कतिन, ये बनता ही भाव के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए बनता है। तो ती जहां पर भी आ जाए तो वो भाववाचक संज्ञा। ता के उदाहरण ता जैसे मानवता, पशुता, ज्यादा उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं, आप समझते हो सब। पर इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जनता नहीं, जनता शब्द जातिवाचक है, जातिवाचक, नोट कर लीजिए। कभी जनता को भी सीमित ता में लगा के पेश कर दो, जनता हमेशा जातिवाचक होता है। आगे तो जैसे पशुत्व, शिशुत्व, ये सारे अन, अन, जिसके अंत में भी अन आ जाए, आंख बंद करके लिख सकते हो जी, भाववाचक संज्ञा। अन कैसे? जैसे पठन, शयन, जागरण। एक बार पीजीटी मैथ की जो डीएसएसबी ने परीक्षा ली थी उसमें जो 20 नंबर की हिंदी आती है उसमें आता है जागरण। ये पूछा था भाववाचक संज्ञा कौन सी, एक जागरण था, एक जाग शब्द भी था। अब जागना तो क्रिया होता है, तो ये जागरण ये होता है, ठीक है ना। तो पठन, शयन, जागरण, ठीक है ना। तो जितने भी कितने शब्द ले लीजिए, गमन, आगमन, ठीक है जी। फिर इनका हिंदी में जो तद्भव रूप बनता है, इस अन का ही तद्भव रूप कैसे बनेगा? जैसे पठन का पढ़ना, सोना, जागना, जाना। अब ये हिंदी में बनेंगे तो ना से बनते हैं, अना से, अना कह सकते हैं इसको, अना, ठीक है ना। और संस्कृत में बनते हैं अन से। अगर किसी के अंत में अन है तो पक्का संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। अना है तो तद्भाव है। तो ये भी सारे के सारे भाववाचक संज्ञक होते हैं और ये शुद्ध संस्कृत के तत्सम शब्द ये होते हैं। आगे अन, पन, पन के उदाहरण जैसे लड़कपन, छोटा का पन लगाओगे तो बनेगा छुटपन, कभी छोटापन कर दो गलत हो जाएगा, ठीक है ना जी। बचपन, तो ऐसे पन के बन जाते हैं। आई के उदाहरण जिनके अंत में आई आ जाए, भाववाचक संज्ञा, जैसे बुराई, लड़ाई, ये क्रिया से बनते हैं। बुरा होने का भाव बुराई विशेषण से बना, लड़ने का भाव लड़ाई, ये क्रिया से बना है, ठीक है ना। परंतु इसमें एक चीज याद रखना, स्टार का निशान बना लो, मिठाई नहीं। कभी मिठाई को भी इसी के साथ कर दो, मिठाई हमेशा जातिवाचक होता है, जातिवाचक, मिठाई नहीं, ठीक है जी। तो अगला आई क्या है? आवट, आवट का जैसे लिखावट, सजावट, थकावट इत्यादि। आहट का जैसे घबराहट, बड़बड़ाहट इत्यादि। आस का जैसे मिठास या खटास। बोल बोल के बता रहा हूं मैं, मिठास, खटास आप साथ साथ लिख सकते हो। वीडियो को रोक रोक के जूम कर करके आप आराम से देखते हो। तो ये शब्द जहां पर भी आ जाए पक्का भाववाचक संज्ञा वो होगी, भाववाचक संज्ञा की पहचान है। तो हमने इसको साफ करा। अब संज्ञा से आपका एक क्वेश्चन और आता है कि कब एक जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है, या भाववाचक संज्ञा कब जातिवाचक बन जाती है। 3 प्रश्न बनेगी, मैं बता देता हूं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा बनना। कब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है ये पता होना चाहिए। जब कोई एक व्यक्ति, फिर बता रहा हूं, जब कोई एक व्यक्ति का नाम एक पुरुष विशेष का बोध ना करा के पूरी जाति का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक ना कराकर जातिवाचक हो जाता है। जैसे उदाहरण
भारत का बच्चा बच्चा भगत सिंह है। अब भारत का बच्चा बच्चा भगत सिंह है तो भारत में जितने बच्चे हैं उतने भगत सिंह। तो भगत सिंह किसी एक का द्योतक न होकर पूरे बहादुरी, जितने भी बहादुर देशभक्त बच्चे हैं उनका द्योतक बन गया। तो भगत सिंह एक घर में थोड़ी है, तो बच्चा बच्चा भगत सिंह है, तो भगत सिंह होगा तो एक जातियों के समूह होगा। तो ऐसी अवस्था में ये भगत सिंह व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक बन जाता है। ऐसे उदाहरण और भी देख सकते हो, पर एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे नोट कर लो इसको, स्टार का निशान बना के नोट कर लो। जब किसी को दूसरे नाम से बुलाते हैं, दूसरे नाम से बुलाया जाए, ध्यान दीजिए, जब किसी को दूसरे नाम से बुलाया जाए तो वह दूसरा नाम जातिवाचक हो जाता है। ठीक है जी। कैसे? जैसे जैसे मैंने कह दिया मोनिका तो किरण बेदी है, तो मैंने मोनिका को दूसरा नाम क्या दे दिया? किरण बेदी दे दिया। तो दूसरा नाम किरण बेदी है तो ये जातिवाचक होगा, क्योंकि किरण बेदी अब नाम का परिचायक नहीं रहेगा, बल्कि एक होनहार ब्रिलियंट ऑफिसर या एक होनहार किसी स्त्री का द्योतक होगा और वो जातिवाचक में चला जाता है। फिर समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। अब नेपोलियन एक शासक है, तानाशाह कह लीजिए, तो समुद्रगुप्त को क्या नाम दे दिया? नेपोलियन। तो ये नेपोलियन जातिवाचक होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस चीज को बहुत अच्छे से। और बाकी जब कोई एक नाम, जैसे सुभाष चंद्र बोस भारत के घर घर में मिल जाएंगे, तो सुभाष चंद्र बोस भारत के घर घर मिले तो जातिवाचक हो गया। फिर घर घर में रावण बैठे हैं, इतने राम कहाँ से लाऊं? तो रावण का मतलब रावण नहीं रहेगा, व्यभिचारी पुरुष हो गया, जाति बन गई उनको भी। और राम वो लोग हो गए जो दुष्टों का संहार करते हैं, तो वो जातिवाचक में चले जाते हैं। तो ऐसे उदाहरण जब भी आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा बनना। अब देखो जातिवाचक व्यक्तिवाचक कब बन जाते हैं? जब कोई जाति सूचक शब्द, जाति को, समूह को बताने वाला शब्द पूरे समूह का बोध नहीं कराता, अभी तो एक का बोध कराता है, तो जातिवाचक न रहकर व्यक्तिवाचक बन जाता है। जैसे नेताजी ने देश को आजाद कराया। अब नेताजी तो जाति होती है, नेता किसी का नाम थोड़ी है, जो भी लीडर होते हैं, जो भी नेता होते, नेता ही होते हैं, तो जाति। पर नेताजी ने देश को नाम करा, ये जातिवाचक शब्द होते हुए भी सुभाष चंद्र बोस का बताता है, सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी का नाम आते ही हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक होकर भी व्यक्तिवाचक का बोध कराता है। दूसरा, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अब गांधी जी क्या है? गांधी तो एक जाति है, पर गांधी जी कहने से वही मोहनदास जी, करमचंद गांधी जी के बारे में पता चलता है। तो ऐसे शब्द ये जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक का बोध कराते हैं। एक उदाहरण और देता हूं मैं, जैसे नेताजी ने कहा था कि मेरे मरने पर लाखों सुभाष पैदा होंगे,
मेरे मरने पर लाखों सुभाष पैदा होंगे कैसे, नेताजी ने कहा था। अब नेताजी ये जातिवाचक होते हुए भी सुभाष चंद्र बोस जी का बोध करा रहा है, एक व्यक्ति का। तो ये ऐसा उदाहरण है जो जातिवाचक होते हुए व्यक्तिवाचक का बोध कराता है। लाखों सुभाष पैदा होंगे और सुभाषों की तो एक फौज आ जाएगी पूरी, तो वो तो कहीं ना कहीं जातिवाचक का। ये ऐसा उदाहरण जो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक का बोध कर रहा है। तो मेरे ख्याल से दूसरा भाग भी आपका, ये भाग 2 था इसका, ये समझ में आ गया होगा। अब इसका हम तीसरा भाग पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदल। भाववाचक संज्ञा, कभी भी कोई भाववाचक संज्ञा जब भी बहुवचन में आ जाए, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा जब भी बहुवचन में आए, बहुवचन में आते ही जातिवाचक लग जाते हैं। एक आप इस बात को हमेशा याद रखिए, कोई भी बहुवचनांत शब्द हमेशा जातिवाचक होता है। तो भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक बनना बड़ा आसान फार्मूला है। जब भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आ जाए, बात खत्म, जातिवाचक का बोध कराएगी। जैसे बुराइयों से बचो। अब बुराइयों से बचो, तो बुराई शब्द तो आपका भाववाचक है, पर बहुवचन में आ गया तो बुराइयों से बचो, तो सीधी सी बात है जातिवाचक में कन्वर्ट हो गया। हमने आज़ादी के लिए अनेक लड़ाइयाँ, कई अनेक शब्द को अनेकों कर देते हैं, अनेकों अशुद्ध होता है, अनेक ही कीजिए बस। हमने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, कहीं यहाँ पर ये अनुनासिक नहीं देते, ये अनुनासिक क्यों होता है, एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपका वर्ण व्यवस्था का पहले भाग का, उसमें आपको बड़े विस्तार से समझाऊंगा अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर होता है। तो जब भी कोई बहुवचन में आ जाए संज्ञा, तो भाववाचक न रहकर फिर जातिवाचक बन जाते हैं। तो ये संज्ञा प्रकरण के ऊपर मेरा वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत लाभान्वित हुआ होगा। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों को भी लाभान्वित होने का मौका दें। सीटेट DSSB में जो 20 नंबर का आता है, सब जगह हिंदी भाषा के ज्ञान के लिए बहुत लाभकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।